हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। आज हमारी 5वीं क्लास है पीवाईक्यू को लेकर के बिहार स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप अपनी स्टेट को निकालना चाहते हैं तो मेरे लिए एक सजेशन है कि आपको एससीईआरटी क्या है एससीईआरटी और एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए वो सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल हमारे विद नोट्स के साथ, हैंड रिटेन नोट्स के साथ आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? ओरिजिनल सीईआरटी होगी, ओरिजिनल एनसीईआरटी होगी, आप जानकारी ले सकते हैं। आज हम आपके सामने करने वाले हैं 5वां सेट, जो कि 9 जून 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं। आप लोगों को पहले टेस्ट करना है एग्ज़ाम, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन सबसे पहले आप खुद कोशिश करिए करने की, वीडियो को पॉज़ करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आपके सामने। मेरा पहला क्वेश्चन है कि पहचानें कि कौन शिक्षार्थी के लक्षण नहीं हैं, जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी करने में मदद करते हैं। कह रहा है कि वो कौन से लक्षण नहीं है मतलब स्टूडेंट के जो कि शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। तो क्या शिक्षार्थी का पूर्व अनुभव होना चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है अनुभव ज़रूरी है उसमें। शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक, इससे शिक्षा प्रणाली की किसी भी प्रकार की प्रभावी करने से ये लक्षण इसका प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है ना? अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 करिए। कह रहे कि शिक्षक इसकी उपस्थिति में शिक्षार्थी के कोई उपयोग प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता है। किसके? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका प्रेरणा। मतलब इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी को किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना? यानी इसमें शिक्षार्थी को प्रेरणा की आवश्यकता होती है ताकि उसको सीखने में सक्रिय रूप से भाग ले सके और उसकी प्रतिक्रिया दे सके। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3, हमारी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे जितने एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने दे रहे हैं। कह रहे कि छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आमतौर पर आपको बताएं हम, तो आमतौर पर आपको 3 से 4 विद्यार्थियों का समूह होता है जिसको बोलते हैं छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूह। क्लियर है हमारी बात? ये आपका कम से कम इतने लोग होंगे एक सक्रिय ग्रुप में। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन स्तर पर है, क्या है? क्या श्रेय है? क्या अनुकर्षण है? क्या मूल्यांकन है या विश्लेषण है? देखिए, पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन स्तर पर क्या होता है तो मूल्यांकन ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है। देखिए, यदि हम ब्लू वर्गीकरण के पदानुक्रम के उच्चतर स्तर के मूल्यांकन की बात करें, ब्लूम के मूल्यांकन की, तो इनके 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। यदि मैं आपके सामने स्तर की बात करें, तो पहला होता है आपका ज्ञान, दूसरा होता है आपका बांध, तीसरा होता है आपका अनुप्रयोग, मैं लिख रहा हूँ अनुप्रयोग, चौथा होता है आपके सामने विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, ठीक है? उसके बाद से होता है संश्लेषण करना, संश्लेषण करना, उसके बाद होता है मूल्यांकन और यही जो आपके 6 होते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूरे 6 हैं जो कि ब्लूम वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार मूल्यांकन के स्तर हैं, जिसमें से मूल्यांकन भी है और भी आपको दिख नहीं रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसी भी चीज़ का जो मूल्य मूल्य या गुणा है, मूल्य या गुणा निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया आपकी मूल्यांकन ही कहलाती है। आपकी बात सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं व्याख्यान विधि में क्या शामिल होता है? देखिए, व्याख्यान विधि एक शिक्षक में बहुत इसके लिए सक्रिय होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सक्रिय होता है, अधिक सक्रिय होता है। तो इसमें अधिक सक्रिय होगा कौन? शिक्षक और छात्र दोनों होंगे, ठीक है ना? इसमें ऐसा नहीं कि शिक्षक निष्क्रिय, जब शिक्षक निष्क्रिय हो जाएगा तो फिर व्याख्या कैसे हो पाएगा? तो शिक्षक अधिक सक्रिय होगा क्योंकि उनको ज्ञान देना है और छात्र निष्क्रिय है। इसमें छात्र क्या है? निष्क्रिय है क्योंकि उसको सुनना है। तो सक्रिय किसको होना चाहिए? शिक्षक को, व्याख्यान विधि में। क्लियर है हमारी बात? समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें।
क्या विचार करेंगे आप इसमें? इसमें आप देखेंगे कि एक अच्छी विधि को बच्चे के स्वाभाविक रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए, हटा दो इसको। एक अच्छी विधि से विद्यार्थी नहीं, गुंजाइश प्रदान तो करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारे ख्याल से सही है। पहला ऑप्शन तो आपके सामने सही दिख रहा है, ठीक है ना? ये ऑप्शन सही दिख रहा है। दूसरा की तरफ चलते हैं, दूसरे को देखते हैं। एक अच्छी विधि से विद्यार्थियों के मन में संशयपूर्ण शक्तियाँ जागृत होनी चाहिए। मतलब कि आप ये बताइए कि विधि अच्छी होगी, तो आपके मन में क्या होगी? जागृता मतलब कि जागृत होनी चाहिए, क्वेश्चन क्वेश्चन करने की जागृति होनी चाहिए, कहने का मतलब। दूसरा भी ऑप्शन आपके पास सही है। तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि अच्छी विधि में सीखने की बजाय तार्किक अभिव्यक्ति को और तर्क को बढ़ाने में काम देगा। क्या होना चाहिए? एक अच्छी विधि में सीखने के बजाय जो आपके तार्किक अभिव्यक्ति है और तर्क को बढ़ाने का काम, ये दोनों के दोनों होना चाहिए। तो तीनों के तीनों ऑप्शन तो सही दिख रहे हैं मेरे ख्याल से। तीसरा भी सही ऑप्शन में नहीं है, चलिए हम ऑप्शन नंबर बी ही मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कह रहा है कि ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किस पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए? तो इस पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह होना। ठीक है ना? चुनौती और उत्साह होना। कह रहे हैं कि शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना क्या है? एक शैक्षणिक वर्ष के लिए जो कार्य योजना है, उसको बोलते हैं एक वार्षिक योजना, उसका नाम है। क्या नाम है उसका? शैक्षणिक वर्ष के लिए हम वार्षिक योजना का नाम दे सकते हैं। ठीक है ना? इस योजना में आपको मतलब कि लिखित दस्तावेज होते हैं जो कि संस्थानों को पूरे 1 वर्ष का मतलब पूरी गतिविधि का एक साथ मतलब उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। ठीक है? 10 नंबर है कि तैयारी प्रस्तुत डैश डैश उत्पादन पाठ योजना के 4 पीएस हैं। मतलब 4 पिलर्स दिए गए हैं। ये 4 पिलर्स मैं आपको पहले भी बताया था। ये 4 जो पिलर्स हैं, 4 पिलर, इसमें है पहला है तैयारी, ठीक है? दूसरा है प्रस्तुति, क्या है? प्रस्तुति। तीसरा है अभ्यास और चौथा है उत्पादन उत्पादन। ये 4 के 4 हैं। पी का मतलब होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, अभ्यास का मतलब कि प्रैक्टिस और उत्पादन का मतलब कि प्रोडक्शन। ये 4 पी आपके दिख रहे हैं। ये 4 पिलर हैं आपके पाठ्य योजना के, जिसमें से आपको कौन-सा आपको दिख रहा है? अभ्यास करें, मतलब कि प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में कौन शामिल है? सूक्ष्म शिक्षण में कौन शामिल है? अब बताएँगे कौन-सा शामिल होगा? क्या इसमें ज्ञान अर्जन, कौशल ये शामिल होंगे? कौन से शामिल होंगे? तो इसमें होगा ज्ञान, कौशल, अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है? अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण का कौन-सा इसमें लाभ नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कि शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव, ये सूक्ष्म शिक्षण का आपका लाभ नहीं है। 13 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन किसके द्वारा करते हैं? क्या रिश्ते बनाने के, योग्यता के द्वारा या सीखने की गुणवत्ता के द्वारा? आपको मेरे ख्याल से ऑप्शन सही दिख रहा है कि इनके योग्यता के द्वारा। मतलब शिक्षण में जो अनुभवी सदस्य होते हैं और अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन उसके योग्यता के द्वारा करते हैं। ठीक है ना? किसके द्वारा करते हैं? ज्ञान योग्यता मतलब क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना? 14 नंबर है कि शिक्षण के मॉडल का वर्णन है। शिक्षण के मॉडल का जो वर्णन है, वो है कि शिक्षक और छात्र के बीच में सही सहित बातचीत सहित शिक्षण का व्यवहार, यही आपका शिक्षण का मॉडल है। अगला है 15 नंबर कि प्रशासन का जो इतिहास है वो पुराना है। प्रशासन का इतिहास पुराना है, क्या है? तो 5000 ईस्वी प्रशासन का इतिहास क्या है? पुराना है। इसने जितना पुराना है, जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र की जो स्टार्टिंग यानी शुरुआती सभ्यताओं ने बहुत जटिल प्रशासनिक प्रणालियाँ विकसित की। इनमें सिंचाई, कर संग्रह और बड़े जो निर्माण कार्यों का प्रबंधन शामिल था। और यह संगठित प्रशासन का सबसे प्रारंभिक प्रमाण है, जो आधुनिक शासन की नींव को बनाते हैं। 16 नंबर की तरफ है कि इनमें से किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो कौन सी भूमिका को निभाता है? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है,
इसके अलावा निम्नलिखित में से जितने भी हैं वो खेल युवा बच्चों के विकसित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे उनके शरीर की निपुणता प्राप्त करना, इंद्रियों को उत्तेजित करना, नए कौशल को हासिल करना, सीखते हैं क्या और कब उसका उपयोग करते हैं। तो इसके अलावा मतलब कि समय बिताने का सुखद तरीके के अलावा ये सारी भूमिका को निभाए। आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश किसने विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? इसने विकसित किया है ILMA। क्या किया है? ILMA। ILMA क्या इसका फुल फॉर्म पता है आपको? इसका होगा इंटरनेशनल, मैं लिख दे रहा हूँ, इंटर, देखिए फुल फॉर्म आता है इंटरनेशनल, आई से हो गया, उसके बाद से एल से क्या होगा? पूरा एक बार लिखिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलिए, ये सूक्ष्म साक्षरता पर इसका होता है। 18 नंबर है कि एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। क्या माना जाएगा? एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को क्या माना जाएगा? तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि कक्षा में अलग-अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है ना? 19 नंबर की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन एक शिक्षक को शिक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो ये कौन मदद करता है? कि कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, उचित और सीधी पद्धति को लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। सभी के सभी ऑप्शन आपके सही है। शिक्षण में विविध प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाना आसान हो जाता है, बात सही है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान देते हैं, शिक्षण को रोचक बना देते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है क्या निर्णय करना, भविष्यवाणी करना नहीं, मूल्य या गुणों का निर्धारण करना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कि व्यवहार के नमूने के किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? व्यवहार के नमूने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपकरण है आपका परीक्षण। इसका नाम है परीक्षण। क्या नाम है इसका? परीक्षण। निबंध प्रकार के प्रश्नों का जो मुख्य लाभ है वो क्या है? उसका लाभ है कि वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं, जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं नापा जा सकता है। बात सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट है। पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध किस लिए होता है? क्या नौकरी की तैयारी करने के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए? इसमें होता है व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव के लिए पाठ्यचर्या का संबंध होता है। पाठ्यचर्या का जो महत्वपूर्ण कारक है इनमें से किसकी प्राप्त करने में मदद करता है? तो इसमें जो प्राप्त करने में मदद करेगा वो है उनके उद्देश्यों का। यानी पाठ्यचर्या में लक्ष्य और उद्देश्य सामग्री को सीखने के अनुभव, मूल्यांकन के तरीके और पाठ्यक्रम का विवरण कंप्लीट शामिल होता है। 26 नंबर की तरफ आते हैं, शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है? तो क्या चुनौती है? तो वो चुनौती है शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। क्या? शिक्षण शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। 27 नंबर है कि सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका उपयुक्त अर्थ है कौशल में संवर्धन। कौशल में संवर्धन। मूल्य शिक्षा देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कि दूसरों को 100 देने से 100 देना करने में बनाएँ। अच्छा, सद्गुणों का प्रभाव या व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इसका जो करेक्ट जो सही आंसर होगा वो है सद्गुणों को बढ़ावा देना, ये मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। 29 नंबर की तरफ आते हैं, कह रहा है कि सवाल पूछा गया, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं रही तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब उनको आप कल्पना करने की शक्ति की बात कर रहे हैं, आप उनको कल्पना कराने की बात कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि विवेकपूर्ण तरीके से बिजली का उपयोग कर छात्रों को संवेदनशील बनाना है, ऐसा नहीं। उनको आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब छात्रों के अंदर एक कल्पना को जागृत कर रहे हैं। हमारी देखिएगा हर एक पैरेलल क्वेश्चन है,
इसमें बिजली की बात बिजली के लिए नहीं की गई। मतलब आपके आपके कल्पना को बढ़ाने के लिए, आपकी सोच के कौशल को बढ़ाने के लिए आप क्या-क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। इसके बारे में यहाँ पे तर्क की बात की गई है। ठीक है ना? अब आते हैं हम आपके 30 क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इनमें से कौन-सी सहायता सबसे सरल और उपयोग में आसान है? आप ईमानदारी पूर्वक बताएँगे कि 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। वो सभी क्वेश्चन का आपका जवाब आपके कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से कौन-सी सहायता सबसे सरल, उपयोग में आसान और महँगी होती है? इसका जो सही आंसर है, क्या ट्रांसपेरेंसिस होती है, टेलीविज़न होता है, कंप्यूटर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है? इसका जो सही आंसर होती है ट्रांसपेरेंसिस। मतलब कि ट्रांसपेरेंसिस क्या सहायता करता है? इसमें सबसे सरल, उपयोग में आसानी होती है, महँगी नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी जो प्लास्टिक शीट होती है, जिसे कैरियर या प्रिंटर से होकर के गुजारा जा सकता है। इस पर एक पेन का मार्कर से लिख सकते हैं, चित्र को बना सकते हैं, प्रिंट आउट चिपका सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? चूँकि आपका यदि हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करेंगे, तो ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? इसलिए कह रहा है कि सबसे सहायता सबसे सरल, उपयोग में आसान और महँगी नहीं है, तो वो होती है आपकी ट्रांसपेरेंसिस एक प्रकार का क्या होता है, सबसे सस्ता एक वो होता है मतलब कि जिस पे आप मतलब एक एक पारदर्शी प्लास्टिक शीट होती है, जिस पे बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 30 में आपने जितने भी कमेंट जितना भी आंसर किया बताइएगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन का आपको अलग बताना है। ये 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी है लगभग। कह रहा है कि बहुत आसान आता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका आपको पता है कि 1893 में गांधी जी इंडिया से गए थे। दक्षिण अफ्रीका उनका नाम था किसके लिए? दादा अब्दुल्ला एक व्यवसायी थे, उनका केस लड़ने के लिए। किस कंपनी के लिए? दादा अब्दुल्ला कंपनी के केस को लड़ने के लिए 1893 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की वह भूमि जो कृषि वर्षों से अधिक समय तक बिना पड़ी रहती है उनको क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं कृषि योग्य बंजर। मतलब कृषि के लिए तो है बट उसमें अनफर्टाइल है, मतलब कि बंजर भूमि है वो। तो कृषि योग्य बंजर भूमि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हमारी बात समझ में आ रहा है? भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएँ दी गई हैं? तो भारतीय भारतीय संविधान की ध्यान से देखिएगा, जो 8वीं सूची है वो भाषा से संबंधित होता है और इसमें कुल 22 प्रकार की भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितने भाषाओं को? 22 प्रकार के भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। आ गया समझ में? अगर हम बात करें 8वीं रूप से मतलब मूल रूप से बात करें 8वीं मतलब यदि हम पूछता है यहाँ पर मूल रूप से, तो मूल रूप से केवल 8 ही 8 सॉरी 14 भाषाएँ, लेकिन 14 में 8 जोड़ी गई 22 भाषाएँ आपको इसमें शामिल हैं। कह रहा है कि बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति जिसको हम चांसलर बोलते हैं, वो कौन थे? उनका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। क्या नाम था उनका? ब्रजकिशोर प्रसाद। 1921 की बात है, 1921 में सदाकत आश्रम का उन्होंने स्थापना किया था। सदाकत आश्रम में आता है, क्वेश्चन कई बार आता है। सदाकत आश्रम की स्थापना ब्रजकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया था। कहाँ में? पटना में। और ये पटना में किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को सदाकत आश्रम पटना में महात्मा गांधी ने की थी। इसके पहले कुलपति जो मौलाना मजहरूल हक थे और उप कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। लेकिन इसके पहले प्राचार्य के रूप में डॉक्टर जो प्राप्तकर्ता है भारत रत्न प्राप्तकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले कुलपति की बात कर रहा है, तो पहले कुलपति ध्यान दीजिएगा। इस मतलब कि ब्रजकिशोर के पहले आपके कौन थे? तो वो थे आपके मजरूल हक, लेकिन मजरूल हक के बाद से आपके कौन बने हैं? इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से मजरूल हक ही होना चाहिए, क्योंकि ये उप चांसलर थे, ठीक है ना? ये चांसलर थे और ये उप चांसलर थे, ठीक है ना? उप चांसलर थे। कब की बात है? 1921 की बात है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया है? आप ये बताइए बिहार विद्यापीठ की स्थापना सन 1921 में सदाकत आश्रम पटना में, कहाँ पे? सदाकत आश्रम पटना में, दोबारा मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सदाकत आश्रम जो है पटना में, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1921 में इसकी स्थापना किया गया था। और उसके पहले जो कुलपति हैं मौलाना मजहरूल हक हैं और उसी समय उप कुलपति को वाइस चांसलर आपके आपके ब्रजकिशोर बनाए गए थे। ये कुलपति की ही बोल रहा है, वाइस चांसलर तो बोल नहीं रहा है, ठीक है ना? लेकिन यदि हम प्राचार्य की बात करेंगे तो ब्रजकिशोर प्रसाद हो सकता था, लेकिन वो नहीं। मजहरूल हक इसका करेक्ट आंसर है। कह रहे हैं कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है?
सर गारफील्ड ट्रूबर सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है। क्या नाम है? आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। क्लियर है? 36 के बाद से है कि बड़े पौधे क्या कहलाते हैं? तो पेड़ कहलाते हैं, तो नॉर्मल है। कह रहा है कि हाथियों को क्यों मारते हैं? तो देखो, हाथियों की जो दांत होती है ना, बहुत कीमती होती है। इनकी हाथियों के दांतों के लिए ही ना हाथियों को मारते हैं लोग, ठीक है ना? और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी दांतों से बहुत सजावटी सामान, जैसे आपके बहुत सारी चीजें होती हैं, आभूषण भी बनते हैं। आपके जो बिलियई खेल होते हैं, इनकी गीत बनाने के लिए हाथी दांत का उपयोग होता है। अगर है कि आलू, अनाज, ब्रेड, पास्ता और कुकीज, इसमें समृद्ध रूप से क्या पाया जाता है? इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। आलू में कार्बोहाइड्रेट आपको पता है, अनाज में, ब्रेड में, पास्ता में, कुकीज में। मछली में वो कौन-सी विटामिन मौजूद होती है? तो मछली में आपको पता है कि नियासिन भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, ए भी पाया जाता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी होना चाहिए। ठीक है ना? और इसमें आपको पता है ओमेगा 3 ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, इसमें, मछली में। कह रहा है कि मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? पीसी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा बताइए, ईंटे का आकार कैसा होगा? ईंट का आकार कैसा होगा? गोला होगा, शंकु होगा, घनाकार, ठोस होता है ना? इसी प्रकार का तो ईंट होता है, ऐसे होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको घनाभ बोलते हैं। ये तो घनाभकारी तो ठोस है, ये कंप्लीट ठोस होता है, खोखला होता है? नहीं, ठोस होता है। आयताकार नहीं होता है, घनाभकार होता है। रोल का आकार कैसा होगा? तो रोल का आकार सिलेंडर होगा, ये तो सबको पता है। अब मैथ्स की बात आती है यहाँ से। ये बताइए, 0 माइनस माइनस 4 है, इस ब्रैकेट को निकालेंगे तो 0 प्लस 4 होगा ना, और 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब ये बताइए, कह रहा है कि 2 गुणे माइनस 5 गुणे 0, क्या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही तो होगा? ये तो नॉर्मल है, ऑप्शन नंबर बी। क्या बनाते हैं क्वेश्चन यार, क्या जरूरत है सब फालतू की चीज डालने का? अरे थोड़ा देते तो ढंग का देते, कम से कम। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये बताइए। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब कह रहा है कि 88 इंच बराबर 84 इंच बराबर कितना होगा? तो एक बराबर इतना, तो 84 बराबर, उसको 84 को हम 2.54 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यही कराएंगे ना? अब मल्टीप्लाई कराना तो आप जानते ही होंगे। चलिए मैं करा दे रहा हूँ। 2.54 आपको 84 से मल्टीप्लाई। 4 चौको 16, 5 चौको 20, 1 21 हासिल 2, 4 दूनो 8, 2 10, 8 चौको 32, 8 पचे 40, 3 43 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, ये होते हैं। 6 3 3 1 2, कितना होगा? और डेसिमल के बाद कितने बार डेसिमल है? 2 है, तो यहाँ पे लगाइए 213.36। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला है 46 नंबर के, नीचे दिए गए विकल्पों में विषम तत्व को पहचानना है। तो कह रहा है कि बसंत ऋतु, एशिया, यूरोप, यूरेनियम। ये बताइए, इसमें कौन-कौन सा सही है? क्या विषम है? यदि हम ऋतु के हिसाब से चलेंगे तो एक ही ऋतु है, 2 अलग है, लेकिन यूरेनियम ना ऋतु है ना देश है। ये तो खाद्य भंडार है कि नहीं? मैं देख चेक कर रहा हूँ क्या क्वेश्चन सही है कि नहीं है। चूँकि ऑप्शन ना ये चारों के चारों नहीं है, मैं आपको बता दूँ। पहला ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका। दूसरा ऑप्शन दिया गया है एशिया, क्या दिया गया है? एशिया। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है यूरोप, यूरोप। और चौथा ऑप्शन दिया गया है यूक्रेन। वही तो कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये गलत है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ये बताइए, अफ्रीका भी महाद्वीप है, एशिया भी महाद्वीप है, यूरोप भी महाद्वीप है, लेकिन क्या यूक्रेन महाद्वीप है? नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यूक्रेन होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही कथन का चूज करना है। ये त्रिभुज है, आपके सामने त्रिभुज बना दे रहे हैं। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज, चलिए ये चतुर्भुज ही है। ये वृत्त है, ये वृत्त बना दिए। ये पंचभुज है, 1 2 3 4, चलिए ये पंचभुज हो गया, बना दिए। इसमें बताना है आपको कि विषम तत्व कौन है। देखिए, इसमें भी भुजाएं हैं, इसमें भी भुजाएं हैं, इसमें भी भुजाएं हैं, लेकिन इसमें कहीं भी आपको भुजा नहीं दिख रही है, तो वृत्त आपका थर्ड आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये है जून। ये थोड़ा-सा सही है। जून, J-U-N-E। जून को क्या कह रहा है? M-X-Q-H।
ज़रा ध्यान दीजिए तो। जे से एम आया है, कितने का गैप है? के एल एम, के एल प्लस 2 का गैप है, यू से देखिए। भी डब्ल्यू इसमें भी प्लस 2 का गैप है, एन ओ पी इसमें भी प्लस 2 का गैप है। तो 2 का गैप सब में कर दीजिए ना। जे से 2 गैप करेंगे तो एम होगा, उसके बाद यू, भी डब्ल्यू इसका मतलब एक्स होगा, एम एक्स हो गया एल, एम एन इसका मतलब ओ होगा, एम एक्स ओ बी यानी यही आ गया एम एक्स ओ बी, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक कह रहा है कि इसमें ऐसे गायकों की संख्या कितनी है जो न तो स्त्री है और न ही प्रबंधक है। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज वाला स्त्री है, ये आपका जो सर्कल है वो गायक है और ये आपका प्रबंधक है। ऐसे गायकों की संख्या बताना मतलब कि हमको सर्कल पे ध्यान देना है। अब सर्कल पे ये भी ध्यान देना है जो कि न तो स्त्री है, मतलब कि स्त्री में भी टच नहीं है, स्त्री में भी टच नहीं है, ठीक है? और दूसरा न ही प्रबंधक यानी प्रबंधक में भी टच नहीं है। इसका मतलब बच कितना रहा है भैया? 25 ही तो बच रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया, एकदम आसान है। अब कह रहा है कि दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर के नहीं लिखा जा सकता है। नहीं पे ध्यान देना, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है, नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम नीचे से इस प्रकार क्वेश्चन को हम नीचे से करना शुरू करिएगा। देखिए आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर, 2 आर है। क्या आपको 2 आर दिख रहा है कहीं पे? कहीं पे 2 आर दिख रहा है इसमें कमांडर में? नहीं, एक ही आर है, तो यहीं पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आर, ये देखिए क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, हर सेट में आपका कहीं न कहीं क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, तो आप इस उस बात को ध्यान रखिएगा, रिपीट क्वेश्चन ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप इसको ध्यान से, मतलब कि कोई क्वेश्चन पढ़िए तो पढ़ के जाइए कि अगला क्वेश्चन हो सकता है आपको रिपीट मिले। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लीज़ इसको ज़रूर जॉइन करके प्राप्त कर लें। थैंक यू।